लीगल स्किल चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बॉलर प्लेट क्लॉज ड्राफ्ट करना सिखाऊंगा। आप मेरे द्वारा बनाए गए कोर्सेस यूडीमी से भी खरीद सकते हैं, जिसका नाम आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, जैसे कि लर्न ड्राफ्टिंग कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट, लीगल रिसर्च यूजिंग गूगल फॉर लर्न लॉ स्टूडेंट, एडोब एक्रोबैट प्रोडेसी फॉर लर्न लॉ स्टूडेंट। तो इस वीडियो में मैं आपको बॉलर प्लेट क्लॉज ड्राफ्ट करना सिखाऊंगा, जो कि लर्न ड्राफ्टिंग कमर्शियल एग्रीमेंट कोर्स का हिस्सा है। आप चाहें तो ये कोर्स यूडीमी से भी खरीद सकते हैं, जिसका नाम आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। जब आप ये कोर्स यूडीमी से खरीदेंगे तो इस कोर्स में मैंने 30 एग्रीमेंट के सैंपल दे रखे हैं, 30 ओरिजिनल एग्रीमेंट भी दे रखे हैं जो वेरियस कंपनीज द्वारा ड्राफ्ट की गई हैं, प्लस 300 से ज्यादा मैंने क्लॉजेस शेयर कर रखे हैं रिसोर्स सेक्शन में। तो आपको ये सारी सुविधा मिलेगी जब आप ये कोर्स यूडीमी से खरीदेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 3, बॉयलर प्लेट क्लॉजेस। बॉयलर प्लेट क्लॉजेस कहने का मतलब कि ये रूटीन क्लॉजेस होते हैं जो लगभग लगभग सारे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में पाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला चैप्टर। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि बॉयलर प्लेट क्लॉज होता क्या है। तो जैसे मैंने पहले बताया, ये एक रूटीन क्लॉज है जो लगभग लगभग सारे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में पाए जाते हैं। ये रिपीटेटिव नेचर के होते हैं, इसलिए ड्राफ्टमैन इसे ओवरलुक कर देते हैं, इसे ड्राफ्ट करते समय ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि ये जनरल इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ड्राफ्टिंग के समय। अक्सर हम क्लाइंट से ये सारे क्लॉसेस डिस्कस नहीं करते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि आर्बिट्रेशन क्लॉज, फोर्स मेजेरा क्लॉज, यूरिडिक्शन क्लॉज, चॉइस ऑफ लॉ क्लॉज, एस्क्रो क्लॉज। ये 4-5 एग्जांपल मैंने दिया आपको जो बॉयलर प्लेट क्लॉज में आते हैं। कॉशन वाइल ड्राफ्टिंग बॉयलर प्लेट क्लॉज। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ड्राफ्ट्समैन होते हैं, जो एग्रीमेंट को ड्राफ्ट करते हैं, वो काफ़ी कॉपी पेस्ट करते हैं बॉयलर प्लेट क्लॉज को एक एग्रीमेंट से दूसरे एग्रीमेंट में, क्योंकि ये रिपीटेटिव नेचर का होता है। तो इससे कई बार क्लाइंट के इंटरेस्ट को हम नुकसान पहुंचा देते हैं, इसलिए हमें ये चीज जानना जरूरी है बॉयलर प्लेट क्लॉज। अब इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। बॉयलर प्लेट क्लॉज का काम तब आता है जब पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट होता है, तब इन क्लॉजेस की रेलेवेंस काफी बढ़ जाती है। पार्टीज क्या करने लगते हैं कि वो पर्टिकुलर डिटेल निकालने लगते हैं जो कि उनके फेवर में है। तो अगर आपने बॉयलर प्लेट क्लॉज ढंग से ड्राफ्ट नहीं किया है तो आपकी पार्टी को नुकसान हो सकता है, आपकी पार्टी केस या एग्रीमेंट जो भी है वो हार सकती है। इस छोटी सी मिस्टेक से आपके पार्टी का करोड़ों का नुकसान हो सकता है, आपके क्लाइंट का करोड़ों का नुकसान हो सकता है। इसलिए बॉयलर प्लेट क्लॉज को ड्राफ्ट करने की प्रक्रिया हम ध्यान से समझेंगे। सेकंड चैप्टर देखते हैं, एश्योरेंस। एश्योरेंस क्या होता है? तो किसी भी डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए या किसी भी एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए टाइमली मैनर में पार्टीज एश्योर करती हैं दूसरे पार्टीज को कि वो सारे इंफॉर्मेशन जो जो जरूरी है वो देंगी। इससे क्या होता है, एश्योरेंस क्लॉज को हम जब इनकॉर्पोरेट करते हैं तो ये पार्टीज पे प्रेशर क्रिएट करता है और ये कमिटमेंट, प्रेशर और कमिटमेंट दोनों क्रिएट करता है, ताकि एग्रीमेंट के कंटेंट को टाइमली मैनर में फुलफिल किया जा सके। हमने कई बार देखा है जब एश्योरेंस क्लॉज नहीं होता है तो पार्टी अपने अपने ऑब्लिगेशन को एस्केप करने की कोशिश करती है, वो नहीं चाहती है कि मैं अपनी ड्यूटी फुलफिल करूं। तो इससे कॉन्ट्रैक्ट के एग्जीक्यूशन में काफी दिक्कत आती है, प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन में। अब प्रिकॉशन क्या लेना है एश्योरेंस क्लॉज डालते वक्त? अननेसेसरी इंफॉर्मेशन आपको नहीं डालना है एश्योरेंस क्लॉज में। मेरिट पे बात करनी है और रीजनेबलनेस ऑफ एग्रीमेंट पे बात करनी है। जो मेरिट है
उन्हीं पे आपको बात रखनी है, क्या रीजनेबल है क्या नहीं है, इन्हीं सब चीज़ों पे आपको बात रखनी है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे किसी अश्योरेंस क्लॉज को किसी एग्रीमेंट में ड्राफ्ट करते हैं। द पार्टीज shall perform all act necessary for execution of this agreement. The parties further shall provide all necessary document to the other party for reasonable implementation of this agreement. तो जैसे कई बार होता है कि आप एग्रीमेंट किसी से करते हैं तो कई बार एडिशनल इंफॉर्मेशन लगता है, तो एश्योरेंस क्लॉज ये एश्योर करता है कि पार्टीज एक दूसरे को इंफॉर्मेशन दें ताकि उस जो एग्रीमेंट है उसको हम टाइमली मैनर पे एग्जीक्यूट कर पाए। चैप्टर 3 नो सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम। ये जनरली नो सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम क्लॉज लोन एग्रीमेंट में होता है। चैप्टर 3 नो सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम। नो सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम क्लॉज अक्सर हम लोन एग्रीमेंट में देखते हैं। तो चलिए इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं। तो ये लोन या फाइनेंस रिलेटेड जो एग्रीमेंट होते हैं उनमें अक्सर पाया जाता है। द बोरोवर ऑफन ट्राइज टू सेट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू लेंडिंग पार्टी अगेंस्ट एनी पेमेंट डेब्ट बाय द बोरोवर। तो चलिए मैं अब आपको एक एग्जांपल से ये समझाता हूँ। तो आप एक पेन और पेपर ले लीजिए और जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे लिखिए। पहले लिखिए राहुल, फिर थोड़ा स्पेस दीजिए, फिर लिखिए आकाश। आकाश के नीचे लिखिए 5,000 रुपये, राहुल के नीचे लिखिए 0 रुपये। तो आकाश ने ना राहुल से 5,000 रुपया लिया हुआ है और राहुल ने आकाश से 1 भी रुपये नहीं लिया हुआ है। अब राहुल पैसे मांगता है आकाश से लोन, तो क्या करता है वो एक लोन एग्रीमेंट कर लेता है। अब राहुल के नीचे आप लिखिए 10,000 और आकाश के नीचे लिखिए 0। तो राहुल जो है ना एक एग्रीमेंट के थ्रू आकाश से पैसे लेता है और इस एग्रीमेंट में नो सेट ऑफ और काउंटर क्लेम क्लॉज को डाल दिया जाता है। तो आप पूरी कहानी समझिए। राहुल लिया है 10,000 एग्रीमेंट से आकाश का, आकाश लिया है बिना एग्रीमेंट के 5,000 राहुल से। तो क्या जब आकाश राहुल से अपना 10,000 रुपया मांगेगा तो क्या ये राहुल कह पाएगा कि तुमने भी मेरा 5,000 रुपया लिया है, उसको तुम सेट ऑफ कर दो, मैं अब तुम्हें 5,000 ही दूंगा। तो अगर ऐसा है और लोन एग्रीमेंट है तो ये बात राहुल नहीं कह सकता है, राहुल को 10,000 रुपये चुकाने पड़ेंगे। ठीक है। अगर ये मामला कोर्ट में जाता है तो फिर कोर्ट जैसे तय करेगी वैसे होगा। तो हम बोरोवर को ये एश्योर करते हैं कि उसका कोई राइट नहीं है पेमेंट को रोकने के लिए। तो राहुल ने आकाश से 10,000 रुपया लिया है एग्रीमेंट करके, तो इसमें राहुल को कोई हक नहीं है कि वो आकाश का पेमेंट ना दे, पहली चीज, और दे तो पेमेंट काट के दे, क्योंकि ये बात एग्रीमेंट में लिखा है कि काउंटर क्लेम और सेटअप नहीं होगा। राहुल को आकाश को फुल पेमेंट करना होगा। हालांकि वो लोग डिस्प्यूट होता है तो कोर्ट में जा सकते हैं, फिर कोर्ट मेरिट पे जो बात कहेगी उसको मानना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इस क्लॉज को कैसे हम ड्राफ्ट करते हैं। Borrower shall have no right to set up or counter claim in respect of any claim, debt, obligation against the payment for the benefit of the lender provided for in this agreement. तो इस प्रकार से आप नो सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम क्लॉज ड्राफ्ट कर सकते हैं। चैप्टर 4 रिलायंस क्लॉज। ये क्लॉज भी अक्सर लोन एग्रीमेंट में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जब आप किसी से लोन लेते हैं तो आप उसको कई सारे डॉक्यूमेंट देते हैं, लाइक वारंटी, अकाउंट स्टेटमेंट, रिप्रेजेंटेशन, बैलेंस शीट, या कोई अपने लैंड का पेपर या फ्लैट का पेपर देते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं होता है कि उस सारे पेपर को वेरीफाई किया जा सके लोन देने से पहले। कुछ हद तक वेरीफाई की जाती है और कुछ हद तक
उसके जेन्युइननेस पे रिलाई किया जा सकता है। और ये ड्यूटी भी होती है बोरोवर की कि वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे लोन लेने से पहले। तो रिलायंस क्लॉज हम इसलिए एग्रीमेंट में ड्राफ्ट करते हैं या इनकॉर्पोरेट करते हैं ताकि हम लेंडर को एश्योर कर पाएँ जो बोरोवर ने डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं वो करेक्ट हैं और जेन्युइन हैं। नो रिलायंस क्लॉज तब ऐड किया जाता है जब पार्टीज एक दूसरे को बाइंड नहीं करना चाहती हैं किसी इंफॉर्मेशन या किसी ओपिनियन या किसी स्टेटमेंट, जब वो एक दूसरे को दिखाती हैं तो उससे एक दूसरे को बाइंड नहीं करना चाहती हैं, तब नो रिलायंस क्लॉज को हम ऐड करते हैं। रिलायंस क्लॉज को तभी इनकॉर्पोरेट किया जाता है किसी एग्रीमेंट में जब उस एग्रीमेंट में किसी पेपर की बात की जाती है, किसी पेपर के बारे में चर्चा की जाती है कि इस पेपर में ऐसा है तभी हमने लोन दिया। अगर ऐसा नहीं होता है तो रिलायंस क्लॉज ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं रिलायंस क्लॉज और नॉन रिलायंस क्लॉज कैसे ड्राफ्ट करते हैं। तो पहले रिलायंस क्लॉज देखते हैं। द डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ द कंपनी मस्ट रीजनेबली रिलाई ऑन दैट एम्प्लॉय विच प्रोवाइडेड हिम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिपोर्ट एज टू द प्रोफेशनल कंडक्ट। नॉन रिलायंस क्लॉज देखते हैं कि कैसे इसको ड्राफ्ट करेंगे। द पार्टीज टू द एग्रीमेंट डोंट रिलाई अपॉन एनी प्रेजेंटेशन और स्टेटमेंट नॉट मेड हेयर इन दिस एग्रीमेंट विथ रिगार्ड टू एनी सब्जेक्ट मैटर। नोटिस, तो जब भी हम एग्रीमेंट ड्राफ्ट करते हैं तो दोनों पार्टीज के बीच में कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है ताकि दोनों पार्टीज एक दूसरे पार्टीज के कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन को इन्फोर्स करवा सके, इसीलिए हम नोटिस क्लॉज ऐड करते हैं। अब नोटिस हम किसी को मेल के थ्रू दे सकते हैं, किसी को मैसेज के थ्रू दे सकते हैं, किसी को स्पीड पोस्ट के थ्रू दे सकते हैं। इसके कई सारे मीडियम है नोटिस देने के लिए। कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है नोटिस क्लॉज ड्राफ्ट करते समय: नेम ऑफ द पार्टीज, किसको नोटिस देना है, उसका नाम क्या है। डेजिग्नेशन, उसका पोस्ट क्या है, वो डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, एम्प्लॉय है। एड्रेस, किस पते पे पार्टी को नोटिस देना है। ईमेल आईडी क्या है, अगर ईमेल आईडी से नोटिस देना है। और अदर रेलेवेंट डिटेल, और कोई छोटे मोटे डिटेल हो उसको भी आपको ऐड करना है। नोट, काइंडली मेंशन द मोड ऑफ डिलीवरी ऑफ नोटिस। तो डिलीवरी ऑफ नोटिस का मोड भी आप अगर एग्रीमेंट में देते हैं तो ये बहुत बढ़िया होता है। इन केस ऑफ चेंज इन एनी डिटेल, अगर किसी भी डिटेल में चेंज होती है जो मैंने आपको ऊपर बताया, लाइक नेम ऑफ द पार्टीज, डेजिग्नेशन, एड्रेस ऑफ द पार्टीज, ईमेल आईडी और अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट, तो एक पार्टी दूसरे पार्टी को इमीडिएटली इन्फॉर्म करेगी। अब डीम्ड सर्विस ऑफ नोटिस क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने मेरे को कोई लेटर भेजा या कोई नोटिस भेजा और मैंने आपको रिप्लाई नहीं किया, तो अगर मैं रिप्लाई नहीं करता हूं, आपने मान लीजिए मेरे को 2 तारीख को भेजा और अगर आपने एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि अगर आप 15 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं करते हो तो ये मान लिया जाएगा कि नोटिस सर्व हो गया है। तो मैं 15 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं करता हूँ तो ये मान लिया जाता है कि नोटिस सर्व हो गया है। इसे ही हम कहते हैं डीम्ड सर्विस ऑफ नोटिस। अब चलिए हम देखते हैं इस क्लॉज को कैसे हम ड्राफ्ट कर सकते हैं किसी एग्रीमेंट में। एनी नोटिस अंडर दिस एग्रीमेंट शैल बी गिवन इन राइटिंग एंड शैल बी डिलीवर्ड बाय द फॉलोइंग मोड ओनली: पर्सनल डिलीवरी बाय एनी स्टाफ, कुरियर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। Notice shall be sent to the firm official address only and to the distributor to their registered address only। तो चलिए मैं आपको नोटिस क्लॉज दिखाता हूं किसी एग्रीमेंट में। ये देख रहे हैं, ये नोटिस, ये है नोटिस क्लॉज। चलिए मैं आपको तीनों करके एक बार पढ़ता हूं। नोटिस बाय द वेंडर shall deemed to have been served upon the 7th day of the date the same has been delivered for dispatch to the postal authority by registered post with acknowledgement due to correspondence address of the purchaser hereto। तो इसमें देख रहे हैं ये डिम नोटिस की बात की जा रही है। 7 दिन के भीतर, आप देख रहे हैं ये 7th लिखा है, 7th डे, 7 दिन के बाद नोटिस को डिम नोटिस माना जाएगा कि अगर 7 दिन के अंदर आप रिप्लाई नहीं करते हैं तो उसको डिम नोटिस माना जाएगा कि आपको नोटिस हो गया। However, a notice by the vendor intimating the purchase of the progress of work and demanding the payment of any installment due or arrear of any other dues shall be deemed as served as soon as same is deposited with postal authority courier service address to the purchasers
at the correspondence address or by means of fax email address as provided by the purchaser। तो इसमें नोटिस कह रहा है कि अगर डिपॉजिट हो जाता है पैसा तो उसको कैसे नोटिस देंगे, तो फैक्स से, कुरियर से या ईमेल आईडी से। तो ये देख रहे हैं मोड दिया हुआ है, यहाँ मोड की बात हो रही है, फैक्स, ईमेल, कुरियर सर्विसेज। थर्ड पॉइंट देखता हूँ, इंस्पाइट what has been stated, such demanding payment shall not be deemed compulsory and the purchaser shall deem in default even if no such notice is served। अगर कोई नोटिस नहीं भी दिया जाता है फिर भी परचेजर डिफॉल्ट के लिए लाइबल होगा। तो ये है नोटिस क्लॉज एग्रीमेंट का। नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं, चैप्टर 6 पब्लिसिटी क्लॉज। इसको हम कॉन्फिडेंशियल क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी एग्रीमेंट बहुत निगोशिएशन के बाद अराइव होता है, तो दोनों पार्टीज चाहेंगे कि एक दूसरे के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। अक्सर ये देखा गया है कि जब कोई छोटी पार्टी किसी बड़ी पार्टी से कमर्शियल एग्रीमेंट करती है तो वो शो ऑफ करना चाहती है इस चीज को, ताकि छोटी पार्टी और भी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट उठा सके। तो इस कारण से हम किसी एग्रीमेंट में कॉन्फिडेंशियल क्लॉज ऐड करते हैं ताकि हम इस एग्रीमेंट के टर्म एंड कंडीशन को कॉन्फिडेंशियल रखें। अगर कोई पार्टी ब्रीच करती है इस कॉन्फिडेंशियल क्लॉज को तो नॉन ब्रीचिंग पार्टी उसको सू कर सकती है। इसका कहने का मतलब कि वो केस कर सकती है कोर्ट में। अब इसका एक एक्सेप्शन देखते हैं, अगर कोई गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड एजेंसी या कोई लॉ कहता है कि आपको इन्फॉर्मेशन देना है तो आपको इन्फॉर्मेशन देना होगा, उस केस में आप लाइबल नहीं होंगे। कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन अगर आप देते हैं तो उस केस में लाइबल नहीं होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे इसको ड्राफ्ट करेंगे। ईच फर्म हैज गुड रेपुटेशन इन द मार्केट, नो फर्म शैल डिस्क्लोज एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कमर्शियल रिलेशन विद थर्ड पार्टी। डिस्क्लोजर एज पर लॉ इज परमिसिबल बाई ईच ऑफ द फर्म। इन केस ऑफ डिस्क्लोजर विद थर्ड पार्टी, प्रायर रिटन कंसेंट इज नीडेड फ्रॉम अदर पार्टी। तो इस प्रकार से आप कॉन्फिडेंशियल और पब्लिसिटी क्लॉज ड्राफ्ट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखाता हूं किसी एग्रीमेंट का। आप देख रहे हैं ये कॉन्फिडेंशियल क्लॉज। चलिए मैं आपके लिए पढ़ता हूं। द एजेंट agrees and acknowledges that any information related to the said product, client, marketing, development or other material identified as confidential, whether heretofore or hereafter provided by the principal, are the confidential property of the principal, hereinafter referred to as confidential information. The agent agrees that such confidential information is made available to the agent only for the purpose of and for the duration of this agreement. The agent shall treat the confidential information as a secret and shall protect the confidential thereof to the extent possible. Agent shall not at any time during the term thereof or at any time after the termination of this agreement duplicate any of the confidential information or disclose or permit any disclosure of the confidential information to any person. The agent shall be responsible and liable for breach of confidential by its employee, officer, agent or consultant or for any or all damage arising from such breach। तो ये कॉन्फिडेंशियल क्लॉज। आप देख रहे हैं कि अगर कोई पार्टी ब्रीच करता है, जैसे ये कंपनी है या इसका एजेंट दोनों है, तो वो लाइबल होंगे, या उसके एजेंट या कंसल्टेंट कोई भी ब्रीच करते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये देख रहे हैं आप, रिस्पॉन्सिबल एंड लाइबल फॉर ब्रीच ऑफ दिस क्लॉज। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग में। चैप्टर 7 सेवरेबिलिटी ऑफ प्रोविजन। सेवरेबिलिटी ऑफ प्रोविजन कहने का मतलब कि मान लीजिए आप कोई एग्रीमेंट बनाते हैं और उसमें बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन लिखते हैं। मान लीजिए कोई आदमी उस एग्रीमेंट को चैलेंज करता है या गवर्नमेंट उसमें से कोई प्रोविजन को बैन कर देती है, तो क्या पूरा एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, पूरा एग्रीमेंट बेकार हो जाएगा? तो इसका आंसर है नो। अगर आप ये क्लॉज डालेंगे तो जितना पोर्शन कोर्ट के द्वारा वॉइड डिक्लेयर किया गया है या गवर्नमेंट के द्वारा वॉइड डिक्लेयर किया गया है उतना ही बेकार होगा। उसको आप अमेंड कर सकते हैं, उसको आप अमेंड करके उसको ठीक कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपके लिए पढ़ता हूँ।
मान लीजिए कि कोई पेमेंट आप किसी एग्रीमेंट के थ्रू किसी को कर रहे हैं चेक में, ठीक है, डेली या मंथली जैसे भी हो, और सडनली गवर्नमेंट चेक को बंद कर देती है, बैन कर देती है, तो क्या वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, वो एग्रीमेंट बेकार हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है। अगर आप ये प्रोविजन डालेंगे तो एग्रीमेंट बेकार नहीं हो जाएगा, बस वो चेक वाला जो लाइन होगा ना वो वॉइड हो जाएगा, बाकी सारे लाइन वैलिड ही रहेंगे। अब इसको आप अमेंडमेंट के थ्रू ठीक कर सकते हैं, पार्टी से निगोशिएट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे ड्राफ्ट करते हैं किसी एग्रीमेंट में। In case the provision of this agreement is declared invalid by court, then it will not affect rest of the provision. The parties will renegotiate the invalid provision to reflect the original intention to the extended legally possible. तो चलिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ कि ये कैसे ड्राफ्ट होता है किसी कमर्शियल एग्रीमेंट में। ये देखिए 12 पॉइंट यही है, इसको ही हम सेवरेबिलिटी ऑफ प्रोविजन या सेवरेंस के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए मैं आपको लिए पढ़ता हूँ। इफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस एग्रीमेंट इज हेल्ड टू बी अनइन्फोर्सिबल दैट शैल नॉट इफेक्ट द इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ रिमेनिंग प्रोविजन। अगर कोई प्रोविजन अनइन्फोर्सिबल है तो वो रिमेनिंग प्रोविजन पे असर नहीं डालेगा, रिमेनिंग प्रोविजन इन्फोर्सिबल ही रहेंगे। चैप्टर 8 गवर्निंग लॉ एंड जुरिडिक्शन। तो जैसा कि हम जानते हैं सारे देशों में आर्बिट्रेशन लॉ है, हो सकता है नाम अलग हो बट आर्बिट्रेशन लॉ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में है, या उसका सिमिलर कोई लॉ होगा। तो ये आर्बिट्रेशन लॉ पार्टीज को फ्रीडम देता है चूज करने का लॉ, कि अगर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट होगा तो कहाँ का लॉ लगेगा। और ये चीज बस कॉमर्शियल एग्रीमेंट में होता है, ये क्राइम में नहीं होता है। अब चलिए गवर्निंग लॉ एंड जुडिक्शन क्लॉज के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये पार्टी को फ्रीडम देता है कि अगर आपके बीच में डिस्प्यूट होता है तो आप अपना लॉ चूज कर सकते हैं कि किस लॉ के थ्रू आपका डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा। जैसे मान लीजिए सिंगापुर के लॉ के थ्रू, ऑस्ट्रेलिया के लॉ के थ्रू, अमेरिका के लॉ के थ्रू, चाइना के लॉ के थ्रू, और इसी लॉ के थ्रू पार्टीज के राइट एंड लाइबिलिटीज डिसाइड होते हैं डिस्प्यूट के केस में। तो जब भी कोई डिस्प्यूट होता है पार्टीज के बीच में तो हम एग्रीमेंट में ये सर्च करते हैं कि किस कंट्री का लॉ एप्लीकेबल है इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए या रिजॉल्व करने के लिए। ट्रांसनेशनल पार्टीज, ट्रांसनेशनल पार्टीज कहने का मतलब कि जब दो कंपनियां दो अलग अलग देशों में रहती हैं और वो एग्रीमेंट करती हैं एक दूसरे से, तो वो ट्रांसनेशनल पार्टीज कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए एप्पल है, एप्पल का फैक्ट्री है चाइना में, तो जब एप्पल चाइना में इन्वेस्ट करेगी तो उसे चाइनीज कोई पार्टनर चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए और वो सारी चीज़ों का केयर करने के लिए, तो वो दोनों एग्रीमेंट करेंगे। तो जब वो दोनों एग्रीमेंट करेंगे तो वो चाहेंगे कि उनके बीच का जो डिस्प्यूट हो वो रिजॉल्व हो। तो अमेरिकी कंपनी एप्पल चाहेगी कि अमेरिका के लॉ के हिसाब से उसका डिस्प्यूट रिजॉल्व हो। मान लिया कोई चाइनीज कंपनी है, वो चाहेगी कि उसका डिस्प्यूट चाइनीज लॉ के हिसाब से हो। तो जब ये पार्टी आपस में सहमति बना लेती हैं कि जब उनके बीच डिस्प्यूट होगा तो किस देश का लॉ एप्लीकेबल होगा, तब हम गवर्निंग लॉ एंड जुडिक्शन क्लॉज डालते हैं। और यही लॉ बताता है कि अगर डिस्प्यूट होगा तो कौन सा लॉ लगेगा को चूज करने के लिए, जिसके हिसाब से अगर कोई डिस्प्यूट होता है उन दोनों पार्टियों के बीच में तो रिजॉल्व होगा। लेकिन ये चॉइस अनलिमिटेड नहीं है। तो चलिए मैं इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। तो मान लीजिए जो अमेरिका की कंपनी है एप्पल, वो चाइना में पैसा लगाती है और अपना फैक्ट्री लगाती है, और जब हम एग्रीमेंट बनाते हैं तो हम ये लिख देते हैं कि जो भी डिस्प्यूट होगा वो सिंगापुर लॉ के हिसाब से रिजॉल्व होगा। तो क्या हम ये लिख सकते हैं? तो हम ये चीज नहीं लिख सकते, क्योंकि गवर्निंग लॉ या तो चाइना होगा या तो यूएस का होगा, सिंगापुर नहीं होगा। अगर पार्टीज या उनके कंट्रीज प्रमोट करते हैं तब हो सकता है, लेकिन ये जनरली नहीं होता है।
तो कुछ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको ध्यान देने चाहिए ड्राफ्ट करते वक्त। ये क्लॉजेस लाइक द प्लेस वेयर द एग्रीमेंट इज एग्जीक्यूटेड, कहाँ एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, चाइना में या अमेरिका में। प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, अब मान लीजिए एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है अमेरिका में और उसको फैक्ट्री लगाना है एप्पल को चाइना में, तो ये देखना होता है प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। प्लेस ऑफ डोमिसाइल, रेसिडेंस और बिजनेस ऑफ द पार्टीज, अब इनका बिजनेस कहाँ है, जैसे एप्पल का बिजनेस यूएस में है और जिस चाइनीज कंपनी के साथ बिजनेस हो रहा है उसका चाइना। नेशनल कैरेक्टर ऑफ कंपनीज कॉर्पोरेशन इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन, अब उनका कैरेक्टर देखना है, जो कंपनीज हैं उनका कैरेक्टर कैसा है, क्या वो गवर्नमेंट की कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है, तो ये सारी चीज़ें देखनी होती है। सब्जेक्ट मैटर क्या है, कि कोई फैक्ट्री लगाना है या पैसे देने हैं, क्या है सब्जेक्ट मैटर, या सेल है, और अदर फैक्टर जो हम डाल सकते हैं इसके रेलेवेंस में। फेलियर टू मेंशन गवर्निंग एंड जुरिडिक्शन क्लॉज, मान लीजिए ये क्लॉज आप किसी एग्रीमेंट में नहीं डालते तो क्या होगा, तो उस केस में जहां पे पार्टीज का प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस होगा वहीं क्या लॉ लगेगा। जैसे मान लीजिए एप्पल की कंपनी चाइना में इन्वेस्ट कर रही है और हमने ये क्लॉज नहीं डाला है, तो चाइनीज लॉ एप्लीकेबल होगा अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। दिस एग्रीमेंट शैल बी गवर्न बाय अकॉर्डेंस विद इंडियन लॉ, द पार्टीज हियर बाई एग्री टू सबमिट ऑल द डिस्प्यूट टू द एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन ऑफ सिंगापुर कोर्ट। इसका एग्जांपल हम किसी एग्रीमेंट में देखते हैं कि कैसे ये ड्राफ्ट हुआ है। ये देखिए यही क्लॉज है, एप्लीकेबल लॉ एंड जुरिडिक्शन। दिस एग्रीमेंट शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एंड गवर्न बाय लॉ ऑफ इंडिया, ये देख रहे हैं यही क्लॉज है जिसको हम गवर्निंग लॉ एंड जुरिडिक्शन क्लॉज भी कहते हैं। एक और देखते हैं किसी एग्रीमेंट में, ये देखिए गवर्निंग लॉ एंड जुरिडिक्शन, दिस एग्रीमेंट इज मेड अंडर एंड शैल बी गवर्नड एंड कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर पर्पस इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ इंडिया। सेकेंड लाइन देखते हैं, ऑल डिस्प्यूट क्लेम और जुडिशियल मैटर आउट ऑफ और कंसर्निंग दिस एग्रीमेंट ड्यू टू वट एवर रीजन बिटवीन द लाइसेंसर एंड लाइसेंसी और एनी अदर मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर शैल बी सब्जेक्ट टू एक्सक्लूसिव जुडिक्शन ऑफ कोर्ट इन दिल्ली, न्यू दिल्ली अलोन। तो न्यू दिल्ली के कोर्ट में इसका मैटर चलेगा अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो, और वो इंडियन लॉ के थ्रू गवर्न होगा। चैप्टर 9 वेवर, तो इस क्लॉज का इंपॉर्टेंस तब बढ़ जाता है जब एक पार्टी द्वारा डिले होता है या फेलियर होता है अपने राइट को इन्फोर्स कराने में, तब इसका इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है। तो चलिए मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। तो मान लीजिए आपने एक फ्लैट खरीदा किसी डेवलपर से और डेवलपर ने कहा कि वो आपको फ्लैट का पोजीशन 23 जून तक दे देगा। उसने 23 जून को फ्लैट का पोजीशन नहीं दिया आपको, फिर कहता है कि दिसंबर 2023 तक दे दूंगा मैं, फिर दिसंबर 2023 तक भी उसने नहीं दिया। अब क्वेश्चन ये है कि क्या आपको जून 2023 में फ्लैट नहीं मिला, दिसंबर 2023 में भी फ्लैट नहीं मिला, तो क्या अगर डेवलपर फिर कोई डेट देता है और उस डेट पे फ्लैट नहीं आपको दे पाता है तो क्या आप केस कर सकते हैं, क्योंकि 2 बार ऑलरेडी तो आपने केस किया नहीं। तो अगर आपको तीसरी बार भी ऐसा करता है तो क्या आप उस पर केस कर सकते हैं डेवलपर पे, तो इसका आंसर है हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसका आंसर है हाँ बिल्कुल कर सकते हैं अगर आपके एग्रीमेंट में वेवर क्लॉज होगा तब। अब इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं वेवर के, मैं आपको बताऊंगा आने वाले समय में, लेकिन आप केस कर सकते हैं। तो ये क्लॉज इसलिए ऐड किया जाता है ताकि ये इंश्योर किया जाए कि अगर कोई पार्टी अपने राइट को इन्फोर्स नहीं कराती है एक बार, अगर बाद में भी उस टाइप की ब्रीच होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बाद में भी पार्टी छोड़ देगी आपको। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आपको पेमेंट किसी से मिलना है हर एक महीने 7 तारीख को, किसी महीने आपको
9 तारीख को मिला, किसी महीने आपको 10 तारीख को मिला, लेकिन एग्रीमेंट में लिखा है कि 7 तारीख को पेमेंट मिलना ही मिलना है। किसी महीने आपको 12 तारीख को मिला, तो मान लीजिए एक महीना आपको 9 तारीख को मिला, दूसरा महीना आपको 10 तारीख को मिला, तो क्या आप तीसरे महीने अगर 7 तारीख को नहीं मिलता है तो क्या आप केस कर सकते हैं? क्योंकि 2 बार तो आपने छोड़ दिया। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं अगर आपके एग्रीमेंट में वेवर क्लॉज होगा तब। तो चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। तो अगर आप अपने राइट को वेव ऑफ कर देते हैं 1 बार या 2 बार या 3 बार, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे ब्रीच होगा तो आप अपने राइट को फिर से वेव ऑफ कर देंगे या आपका राइट नहीं बनता है। ये बेहद जरूरी है किसी भी एग्रीमेंट को इन्फोर्स कराना टाइमली मैनर में। लेकिन कई बार पार्टीज या तो जानबूझ के या तो भूल जाती हैं, कई अपने ऑब्लिगेशन या तो छोड़ भी देती हैं। तो वैसे में जो नॉन डिफॉल्टिंग पार्टी है या तो वो वेव ऑफ कर सकती है, या अगर कोई एग्रीमेंट में पेनल्टी लिखा होगा कि इतने दिन के बाद ये पेनल्टी होगा तो पेनल्टी ले सकती है, या वो कोर्ट में भी जाके इन्फोर्स करा सकती है। तो ये कर सकती है। अब जैसे फ्यूचर कंप्लायंस, मान लीजिए आज मैंने छोड़ दिया, कल भी छोड़ दिया, तो क्या मैं परसों भी छोड़ दूंगा अपने हक को? तो ऐसा नहीं है, आप परसों नहीं छोड़ सकते, या आप पहले वाला भी राइट्स को अपने इन्फोर्स करा सकते हैं। तो इसके लिए क्लॉज होते हैं वेबर के अलग अलग, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। वो क्लॉज आपके एग्रीमेंट में होने चाहिए। अब चलिए वेबर एंड एक्सटेंशन क्लॉज का बारे में हम जानते हैं। ये दोनों क्लॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब जहां आपको कंप्लायंस की ज़रूरत होती है कि लाइसेंस लेना है, लाइसेंस नहीं मिल पा रहा है, तो कितना टाइम एक्सटेंड हो सकता है, कौन कर सकता है। तो ये सारे वेवर और एक्सटेंशन क्लॉज जब आप एक साथ ऐड करेंगे अपने एग्रीमेंट में, तब इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। चलिए मैं आपको ये पढ़ के समझाता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। By adding extension clause in the agreement, parties can even extend the time period for contractual compliance. तो एक्सटेंशन क्लॉज जब डालते हैं तो पार्टी एक्सटेंड कर सकती है टाइम पीरियड। जैसे मान लीजिए कि कोई लाइसेंस आपको लेना है 30 दिन के भीतर, और 30 दिन के भीतर आपको लाइसेंस नहीं मिल पाता है, तो अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में एक्सटेंशन क्लॉज होगा तो पार्टीज एक्सटेंड कर सकती हैं कि चलिए 30 दिन और ले लीजिए, चाहे चलिए 10 दिन और ले लीजिए, ऐसे करके वो एक्सटेंड कर सकती हैं जितना बार लिखा होगा उस एग्रीमेंट में। बाय एडिंग वेवर क्लॉज एंड एक्सटेंशन क्लॉज टुगेदर इन द एग्रीमेंट। अब देखिए वेवर क्लॉज और एक्सटेंशन क्लॉज दोनों को एक साथ जोड़ना है। अगर हमने एक साथ जोड़ दिया तब क्या होता है, तो पार्टीज कैन मैनिपुलेट द कंप्लायंस इन द कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट। तो पार्टीज मैनिपुलेट भी कर सकती हैं कंप्लायंस को। जैसे कि फॉर एग्जांपल पार्टीज कोई कंप्लायंस को वेव अप भी कर सकती है, लेकिन वो वेव अप आपके एग्रीमेंट में क्या लिखा है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। टाइप्स ऑफ वेवर, तो हम वेवर के एक प्रकार को देखते हैं। तो सबसे पहले वेवर देखते हैं। द वेवर बाय अ कंपनी फॉर ब्रीच ऑफ दिस एग्रीमेंट बाय डायरेक्टर विल नॉट बी डीम्ड टू बी वेवर ऑफ सब्सिक्वेंट ब्रीच। मान लीजिए डायरेक्टर कोई ब्रीच करता है और कंपनी वेव ऑफ कर देती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाद में भी ब्रीच होगा तो कंपनी वेव ऑफ कर देगी। तो इसको बोलते हैं हम वेवर। अफर्मेटिव वेवर, parties failure to enforce any right under this agreement will not deemed to be waiver of parties right। अगर मान लीजिए पार्टी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ्लैट वाले में पार्टीज एक बार अपने राइट वेव ऑफ कर देती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी अपना राइट वेव ऑफ कर दिया हो। जैसे मान लीजिए जून 2023 में फ्लैट की डिलीवरी मिलना था और पार्टीज ने सितंबर तक उसको डिलीवरी नहीं मिली, पार्टी ने कोई केस नहीं किया, तो वो अक्टूबर में भी पार्टी केस कर सकती है। तो इसको कहते हैं अफर्मेटिव वेवर। कहने का मतलब कि अगर मैंने आज इन्फोर्स नहीं कराया तो ये मतलब नहीं है कि वो राइट मेरा खत्म हो गया आज वाला, उसको मैं कल इन्फोर्स करा सकता हूँ। रिटर्न वेवर, रिटर्न वेवर कहने का मतलब कि जो भी वेवर होगा पार्टीज ग्रांट करेंगे एक दूसरे को, वो राइटिंग में ही होगा, बिना राइटिंग के वेवर नहीं होगा। नो जनरल वेवर, नो जनरल वेवर कहने का मतलब कि अगर पार्टीज कोई राइट अपना इन्फोर्स नहीं कराती है
तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वाला राइट और उसके बाद वाला राइट भी वो इन्फोर्स नहीं करा सकती है। नो कोर्स वेबर, नो कोर्स ऑफ डीलिंग वेबर, इसका मतलब ये है कि पार्शियल एक्सरसाइज ऑफ राइट शैल नॉट प्रिक्लूड द अदर पार्टी ऑफ दैट राइट और एनी फर्दर राइट। अगर किसी पार्टी ने पार्शियल राइट एक्सरसाइज किया होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो राइट छोड़ दे या अदर राइट पे भी उसका हक नहीं है। तो इसको जब आप ड्राफ्ट करेंगे एग्रीमेंट में तो आप समझ जाएंगे। चलिए मैं एक दो आपको प्रैक्टिकल कॉन्ट्रैक्ट एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखिए वेवर, देख रहे हैं आप एग्रीमेंट में, ये दो लाइन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। द फेलियर टू इन्फोर्स एनी ऑफ द टर्म एंड कंडीशन ऑफ दिस एग्रीमेंट बाय द लाइसेंसर शैल नॉट बी डीम्ड एज अ वेवर ऑफ एनी अदर राइट और प्रिविलेज अंडर दिस एग्रीमेंट और a waiver of the right to thereafter claim damages for any deficiency resulting from any misrepresentation, breach of warranty, non-fulfillment of any obligation of the license। दूसरा पॉइंट देखते हैं। टू बी अ वेवर ऑफ एनी टर्म और कंडीशन ऑफ दिस एग्रीमेंट द वेवर मस्ट बी इन राइटिंग एंड साइंड बाय द लाइसेंसर। तो ये देख रहे हैं, ये दो वेवर की क्लॉज है। चलिए एक और एग्रीमेंट में देखता हूँ इसमें है या नहीं है। वेवर के क्लॉज जनरली एंड में होता है। इसमें दिख नहीं रहा है। आई थिंक इसमें नहीं है। इस एग्रीमेंट में नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर 10 असाइनमेंट एंड ट्रांसफर। असाइनमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ राइट का टेक्नोलॉजी रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंस है। जैसे सॉफ्टवेयर रिलेटेड इंडस्ट्री में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है इस क्लॉज का। जैसे कि जैसे आप देखते हैं कि रसिया टेक्नोलॉजी अपना देता है इंडिया को मिसाइल विसाइल बनाने में या एयरक्राफ्ट बनाने में, तो उस समय इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है उन सारे एग्रीमेंट्स में। चलिए इसका इंपॉर्टेंट देखते हैं। बाय इनकॉर्पोरेटिंग द असाइनमेंट क्लॉज इन द एग्रीमेंट द पार्टीज गेट राइट टू असाइन एनी ऑफ इट्स राइट एंड ऑब्लिगेशन टू द थर्ड पार्टी। तो जब ये क्लॉज हम डाल देते हैं किसी एग्रीमेंट में और उसमें हमें लिखना पड़ता है, तो अगर हम लिख देंगे तो हम अपना राइट्स और ऑब्लिगेशन किसी थर्ड पार्टी को भी असाइन कर सकते हैं, यानी उसको दे सकते हैं कि तुम करो ये। लेकिन उसके लिए कंडीशन भी लिखना होना चाहिए कि क्या कंडीशन, किस कंडीशन पे हम देंगे किसी थर्ड पार्टी। क्योंकि कई बार होता है कि किसी थर्ड पार्टी को आप दे देते हैं तो वो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाता है। जो क्वालिटी आपको चाहिए होता है या अदर पार्टी को चाहिए होता है, वो थर्ड पार्टी क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाता है। तो उस केस में कंडीशन अटैच होता है कि किन कंडीशनों में हम किसी को असाइन कर सकते हैं। असाइनमेंट एंड ट्रांसफर इन केस ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट। तो मान लीजिए जैसे कि आप अपना सर्विस दे रहे हैं, तो उस केस में आप अपना सर्विस थर्ड पार्टी को असाइन नहीं कर सकते हैं बिना परमिशन के सेकेंड पार्टी के। जैसे मान लीजिए कि आप एक टीचर हैं, आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, तो आपको किसी कोचिंग ने हायर किया और कुछ दिन पढ़ाने के बाद आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो अब अपना पढ़ाने का राइट किसी को नहीं दे सकते हैं कि मेरे बदले ये पढ़ाएगा जब तक मैं ठीक ना हो जाऊं। क्योंकि ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, ये प्रोफेशनल स्किल है जो हो सकता है तीसरे पार्टी के पास आपसे भी बेटर हो, बट ये असाइन नहीं किया जा सकता है। लेकिन कुछ केसेस हैं जहाँ पे कुछ में असाइन भी करते हैं, कुछ असाइन नहीं भी करते हैं। मतलब कि जैसे आधा मान लीजिए कुछ राइट्स हैं उसको असाइन कर सकते हैं, कुछ राइट है उसको आप असाइन नहीं कर सकते। तो उस क्लॉज को बहुत सावधानी से ड्राफ्ट करने की जरूरत है, नहीं तो काफ़ी कंफ्यूजन होता है। और जो नन असाइनी पार्टी है वो असाइनी पार्टी से अंडरटेकिंग लेती है कि असाइनी पार्टी सारे कंडीशंस को थर्ड पार्टी से फुलफिल करवाएगी। जैसे मान लीजिए डीड ऑफ एडेरेंस होता है जो एग्जीक्यूट होता है बाय द प्रपोज्ड असाइनी एज एन एक्सर टू द एग्रीमेंट। तो जब हम किसी को असाइन करते हैं ना,
कोई राइट्स, तो डीड ऑफ एडेरेंस उस एग्रीमेंट में एनेक्स कर देते हैं, जिस एग्रीमेंट से हम असाइन का पावर लेते हैं। पॉइंट्स टू बी इंक्लूडेड इन द असाइनमेंट क्लॉज आर एज फॉलोज। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप असाइनमेंट क्लॉज ड्राफ्ट करते समय काफ़ी ध्यान देंगे। वेदर असाइनमेंट इज पॉसिबल इन द एग्रीमेंट, क्या इस एग्रीमेंट में असाइनमेंट पॉसिबल है। लिस्ट ऑफ कैटेगरीज वेयर असाइनमेंट इज नॉट अलाउड, तो उन कैटेगरियों का नाम लिखिए जहाँ असाइनमेंट अलाउड नहीं है। लॉक इन पीरियड, ड्यूरिंग दिस पीरियड द असाइनमेंट इज नॉट परमिसेबल। लॉक इन पीरियड कहने का मतलब कि जब लॉक इन पीरियड आप लिख देंगे किसी एग्रीमेंट में, तो उतने दिन तक आप असाइनमेंट किसी को नहीं दे सकते, किसी थर्ड पार्टी को आप असाइन नहीं कर सकते। लिस्ट ऑफ राइट एंड ऑब्लिगेशन वेयर असाइनमेंट इज नॉट अलाउड, जहाँ असाइनमेंट नहीं अलाउ होगा उसके लिस्ट और ऑब्लिगेशन। चेक वेदर डीड ऑफ एडेरेंस नीड टू बी एग्जीक्यूटेड फॉर असाइनिंग, अगर आप किसी को असाइन करेंगे तो उसके लिए एक डीड ऑफ एडेरेंस एग्जीक्यूट किया जाता है, तो चेक कर लीजिए कि उसकी ज़रूरत है या नहीं है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे आप असाइनमेंट एंड ट्रांसफर क्लॉज को ड्राफ्ट करेंगे। नो पार्ट ऑफ दिस एग्रीमेंट शैल बी असाइंड टू थर्ड पार्टी, डेलीगेशन ऑफ ड्यूटीज शैल ओनली बी डन with prior permission with the other party. All term and provisions of this agreement shall be binding on the parties and their respective heir, successor and permitted assignee. तो इस प्रकार से आप असाइनमेंट एंड ट्रांसफर क्लॉज को ड्राफ्ट कर सकते हैं। चलिए किसी प्रैक्टिकल कॉन्ट्रैक्ट में देखते हैं असाइनमेंट क्लॉज है क्या। इस एग्रीमेंट में देखते हैं असाइनमेंट क्लॉज है क्या इसमें। हाँ देखिए असाइनमेंट, द एजेंट shall not be authorized to appoint any sub-agent or assign its right, obligation and benefit under this agreement to any person, association, organization or any other entity. तो इस केस में देख रहे हैं असाइनमेंट अलाउड नहीं है, यहाँ पे नॉट बी ऑथराइज्ड। चलिए एक और एग्रीमेंट देखते हैं उसमें असाइनमेंट है या नहीं है। असाइनमेंट भी जनरली एग्रीमेंट के एंड में ही होता है, तो इसमें देख रहे हैं इसमें भी असाइनमेंट नहीं है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म कहने का मतलब कि अगर आप एग्रीमेंट किसी पार्टी के साथ एंटर करते हैं और डिस्प्यूट होता है आप दोनों के बीच में, तो आप उस डिस्प्यूट को कैसे हल करेंगे, उसका क्या मैकेनिज्म होगा। क्या आप कोर्ट जाएंगे, क्या आप आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व करेंगे, क्या आप मेडिएशन के थ्रू रिजॉल्व करेंगे, क्या आप कॉन्सिलिएशन के थ्रू रिजॉल्व करेंगे। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। और कमर्शियल एग्रीमेंट में ज़्यादातर डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन से रिजॉल्व होते हैं, क्योंकि कोर्ट में काफ़ी समय लगता है, तो ऑलमोस्ट ऑल कमर्शियल एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन क्लॉज होते ही होते हैं। चलिए इसका रेलेवेंस देखते हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लॉज का। तो इसमें 3-4 तरीके से पार्टी अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं, आर्बिट्रेशन से, मीडिएशन से, कॉन्सिलिएशन से। इन द आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल दैट आर्बिट्रेटर एडजुकेट डिस्प्यूट विद इन 1 or 2 ईयर, आर्बिट्रेशन के थ्रू 1-2 साल में डिस्प्यूट आपका रिजॉल्व हो जाता है। अगर आर्बिट्रेशन क्लॉज नहीं होगा तो आपको कोर्ट जाना पड़ता है, और कोर्ट में 2 साल से ज़्यादा ही लगते हैं किसी भी एग्रीमेंट को इन्फोर्स कराने में या डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराने में। दो क्या 10 साल, 5 साल, 4 साल ऐसा लगता है आजकल की। हालांकि गवर्नमेंट ने कमर्शियल कोर्ट भी बना दिया है, स्पेशल कमर्शियल कोर्ट, जिसमें सिर्फ कॉमर्स के ही मैटर देखे जाते हैं। ऑल्सो इंसर्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लॉज इन द एग्रीमेंट हेल्प पार्टीज टू रिजॉल्व देयर डिस्प्यूट इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम चीपली इन टाइम बाउंडेड मैनर। इट हैज़ ऑल्सो सेवरल अदर एडवांटेज। तो ये डिस्प्यूट को काफ़ी शॉर्ट पीरियड में निपटा देता है अगर आप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लॉज डालेंगे तो। चीप होता है, टाइम बाउंडेड होता है कि इतने समय में ख़त्म ही कर देना है जी, इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है। अगले स्लाइड देखते हैं। तो चलिए मैं प्रिकॉशन वाले क्लॉज को फिर से दोहराता हूँ। तो जब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लॉज का एग्रीमेंट ड्राफ्ट करेंगे तो एग्रीमेंट में जो पार्टीज हैं उनका बिजनेस साइज देखेंगे, ट्रांजैक्शन का साइज देखेंगे, कितना ट्रांजैक्शन का अमाउंट इन्वॉल्व है, पार्टीज का नेचर देखेंगे, क्या वो डोमेस्टिक नेचर का है या इंटरनेशनल नेचर का है, और किन मेथड से हम डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना चाहते हैं, आर्बिट्रेशन से, मीडिएशन से एंड कॉन्सिलिएशन से। तभी हम इन्हीं सब चीज़ों को देख के डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लॉज को ड्राफ्ट करेंगे। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ।
ये बेवकूफ़ी वाली बात होगी कि आप इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सजेस्ट करें जब दो डोमेस्टिक कंपनियां हो के बीच में डिस्प्यूट हो और उनके ट्रांजैक्शन काफ़ी लो हो, क्योंकि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन काफ़ी कॉस्टली होता है और वो डोमेस्टिक कंपनियों के लिए ज़रूरत नहीं होती है, छोटी मोटी खास करके। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं कैसे हम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लॉज को ड्राफ्ट करेंगे। एनी डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज शैल फर्स्ट बी रेफर टू द डायरेक्टर ऑफ बोथ द पार्टीज। द डायरेक्टर शैल मेक ऑल द एफर्ट टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट विद इन 45 days. In case the director fails to resolve the dispute, then the dispute shall be referred to sole arbitrator mutually agreed by the parties. The arbitration proceeding will be held in Delhi as per Arbitration and Conciliation Act 1996. तो इस प्रकार से आप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लॉज को ड्राफ्ट कर सकते हैं। चलिए मैं एक दो आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं, ये है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लॉज। चलिए मैं आपको लिए पढ़ता हूँ। ऑल डिस्प्यूट कंट्रोवर्सीज क्लेम और डिफरेंसेस अराइजिंग आउट of or in relation to this agreement between the principal and agent, or that the dealer customer parties being part of transaction as enumerated under this agreement shall be subject to exclusive jurisdiction of the court at गुड़गांव। तो इसमें जो भी डिस्प्यूट होगा वो गुड़गांव के कोर्ट में ही जाएगा। तो ये देख रहे हैं आप, ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लॉज, लेकिन इसमें कोर्ट जाएगा, इसमें आर्बिट्रेशन का नहीं दिया हुआ है कि आर्बिट्रेशन से हम रिजॉल्व करेंगे, ये कोर्ट के थ्रू है। मैं कोई दूसरा एग्रीमेंट में देखता हूँ कि अगर उसमें आर्बिट्रेशन के थ्रू है क्या। इसमें भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लॉज नहीं दिख रहा है मेरे को। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लॉज भी जनरली एंड में होता है एग्रीमेंट के। इसमें देखता हूँ, हाँ ये देखिए, ये है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लॉज, यहाँ आर्बिट्रेशन के नाम से है ये। तो चलिए मैं पढ़ता हूँ। ऑल डिस्प्यूट एंड डिफरेंसेस बिटवीन द पार्टीज हियर टू रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन और इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी टर्म एंड कंडीशन हियर इन कंटेन और टचिंग दिस प्रेजेंट or determination of any liability shall be referred to the arbitration of Mr. C.K. Devran of number इतना Old Post Office Street, Kolkata इतना इतना, and the same shall deemed to be reference within the meaning of the Arbitration and Conciliation Act 1996. The arbitrator shall have summary power. The arbitrator shall have the power to give interim award or direction. It will not be obligatory on the part of arbitrator to give any reasoned or speaking award. तो ये है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का आर्बिट्रेशन क्लॉज, और ये जुरिडिक्शन से रिलेटेड है क्लॉज। चैप्टर 12 कंप्लीटनेस। तो किसी भी एग्रीमेंट को जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप कैसे समझेंगे कि वो एग्रीमेंट कंप्लीट है। तो एग्रीमेंट कंप्लीट करने के लिए एक दो चीज़ें ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो सेल्फ सफिशिएंट एग्रीमेंट है या नहीं, क्या पार्टीज जो चाहती है वो अपने लिख लिया है उस एग्रीमेंट में। चैप्टर 12 कंप्लीटनेस। तो जब आप एग्रीमेंट फाइनल कर लेते हैं तो आप कैसे समझते हैं कि एग्रीमेंट कंप्लीट है। तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको देखना पड़ेगा कि एग्रीमेंट सेल्फ सफिशिएंट है कि नहीं। हाउ टू चेक कंप्लीटनेस ऑफ द एग्रीमेंट। तो आपको ये चेक करना है कि पार्टीज ने जो सारे टर्म, जो सारे कंडीशन निगोशिएट किया था एक दूसरे से, वो आपने उस एग्रीमेंट में कवर किया है कि नहीं। कोई भी चीज़ फ्यूचर निगोशिएशन के लिए नहीं छूटना चाहिए। सारे टर्म एंड कंडीशन पार्टियों का इनकॉर्पोरेट किया है एग्रीमेंट में, तब आप उसको कंप्लीट एग्रीमेंट कह सकते हैं। नॉट टू मैनी क्रॉस रेफरेंस। इन केस यू नीड टू रेफर to some other document to know anything, then incorporate the entire text of the document in the agreement, but it will work only if the length of the text is small. जैसे मान लीजिए किसी डॉक्यूमेंट की आप बात करते हैं, ठीक है, और उसका आप चीज़ें आप एग्रीमेंट में ड्राफ्ट करना चाहते हैं, तो अगर छोटी चीज़ें हैं तो उसको आप एज इट इज़ लिख दीजिए जैसा कि उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। टू मेनी क्रॉस रेफरेंसेस। अगर बहुत
ज़्यादा आपको क्रॉस रेफरेंस करना है तो आप किसी एग्रीमेंट जिसको आप क्रॉस रेफरेंस करते हैं उसको एक अटैच कर दीजिए अपने एग्रीमेंट में, और उसके लिए एक लाइन मेंशन कर दीजिए। जैसे मान लीजिए हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू, ठीक है, तो सेल डीड बनेगा, उसमें पावर ऑफ अटर्नी को भी आप एनेक्स कर देंगे लास्ट में उसी डॉक्यूमेंट में, तब वो आपका कंप्लीट डॉक्यूमेंट हो जाएगा। और उसके बारे में एक लाइन लिख देंगे कि ये जो पर्सन है वो पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू अथराइज है बेचने के लिए, तो आपका कहानी बन जाएगी। अब एग्जाम्पल देखते हैं कैसे इस क्लॉज को ड्राफ्ट करेंगे। दिस एग्रीमेंट इज कंप्लीट एग्रीमेंट एंड नथिंग इज लेफ्ट रेस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट मैटर। दूसरी लाइन देखते हैं, दिस एग्रीमेंट इज कंप्लीट एंड इट रिप्लेसेस ऑल ओरल एंड रिटन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पार्टीज, नो अदर टर्म एंड कंडीशन इज बाइंडिंग बिटवीन द पार्टीज एक्सेप्ट मेंशन इन दिस एग्रीमेंट। चलिए मैं किसी एग्रीमेंट में देखता हूँ ये क्लॉज है कि नहीं। जनरली बॉयलर प्लेट क्लॉज होते हैं ना, वो किसी एग्रीमेंट के एंड में ही होते हैं। ये है इंटायर एग्रीमेंट। दिस एग्रीमेंट टुगेदर with all attached and annexed schedules shall constitute the entire agreement and understanding between the parties hereto regarding the subject matter hereof, and shall supersede and replaces any prior agreement understanding entered into by or discussion all prior and contemporaneous promises negotiation or correspondence written or oral exchange between the parties। तो इसको इंटायर एग्रीमेंट के क्लॉज के भी नाम से हम जानते हैं, कंप्लीटनेस क्लॉज को। चैप्टर 13 सेपरेशन ऑफ अर्लियर अरेंजमेंट और एग्रीमेंट। तो जब भी आप किसी एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं पार्टीज के बीच में, तो उस एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करने से पहले पार्टीज के बीच में कई बार डिस्कशन हुए होते हैं, पेपर एक्सचेंज हुए होते हैं। तो ये क्लॉज हम इसलिए इंसर्ट करते हैं किसी एग्रीमेंट में कि जो भी प्रायर चीज़ें जो हुई होंगी, जो कोई चीज़ रिटर्न होगा या कोई डॉक्यूमेंट एक्सचेंज हुआ होगा, चाहे कोई वर्बल प्रॉमिस हुआ होगा मुंह से, चाहे रिटर्न होगा, जैसे भी होगा वो सारे नल एंड वॉइड हो जाएंगे, उनका कोई वैल्यू नहीं रहेगा जब ये एग्रीमेंट आ जाएगा, जब ये एग्रीमेंट एक्सिक्यूट हो जाएगा। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि जब बिजनेस समिट होता है इंडिया में, तो जब बड़े बड़े बिजनेस मैन आते हैं उस कॉन्क्लेव में, तो वो लोग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग उस गवर्नमेंट के साथ साइन करते हैं। जैसे वेस्ट बंगाल में बिजनेस समिट होता है, गुजरात में होता है वाइब्रेंट गुजरात, बंगाल में होता है वेस्ट बंगाल फॉर बिजनेस, तो ऐसे ऐसे अलग स्टेट में होता है। तो कंपनीज एग्रीमेंट होने से पहले LOI साइन करती हैं कि हम इतना इन्वेस्ट करेंगे आपके स्टेट में, या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करती हैं, या नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करती हैं कि हम इतना इन्वेस्ट करेंगे आपके कंपनी में। तो ये सारी चीज़ें इन्फोर्सिबल नहीं होती हैं क्योंकि ये एग्रीमेंट नहीं है। अब इन्हीं को देख के, इन्हीं के टर्म एंड कंडीशन को देख के हम एग्रीमेंट बनाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जब तक कि आपका एग्रीमेंट नहीं हो जाता। और जब से ये एग्रीमेंट बन जाता है तो ये क्लॉज हम ऐड कर देंगे, तो इसका मतलब कि LOI, MOU और NDA अगर कोई एग्जीक्यूट हो वो इनवैलिड हो जाएगी, वो इनवैलिड कह रहा हूँ, वो नल एंड वॉइड हो जाएगी फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द एग्रीमेंट। उसके बाद से इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो इसीलिए हम ये स्टेटमेंट लिख देते हैं एक दो लाइन का, ताकि कोई पार्टीज के बीच में कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए मैं आपको पढ़ता हूँ कि कैसे इस क्लॉज को ड्राफ्ट करेंगे। दिस एग्रीमेंट रिप्लेसेस ऑल काइंड ऑफ प्रीवियस अरेंजमेंट बिटवीन द पार्टीज। दूसरा क्लॉज में पढ़ता हूँ, दिस एग्रीमेंट इज कंप्लीट एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज एंड प्रायर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पार्टीज स्टैंड नल एंड वॉइड। तो इस प्रकार से आप सेपरेशन ऑफ अर्लियर अरेंजमेंट और
एग्रीमेंट को ड्राफ्ट कर सकते हैं। चलिए मैं किसी प्रैक्टिकल एग्जांपल में आपको दिखाता हूँ ये क्लॉज है क्या। किसी दूसरे एग्रीमेंट देखते हैं। इसको तो हमने कंप्लीट देख लिया, इसमें तो है ही नहीं। इसमें देखते हैं लीज, लीज में तो जनरली होता ही नहीं है क्लॉज, इसमें तो है ही नहीं, इसमें ही होगा आई थिंक। क्वालिटी कंट्रोल, इसको शुरू से देखते हैं। चलिए इसमें देखते हैं इसमें है क्या। नहीं है ये क्लॉज, इन एग्रीमेंटों में नहीं है। तो आप इस प्रकार से ड्राफ्ट कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं। चलिए आखिरी चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर 14 अमेंडमेंट। तो क्या आप किसी एग्रीमेंट में अमेंडमेंट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है बिल्कुल हाँ, आप कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी अमेंडमेंट करनी हो, थोड़ी सी चेंजेस हैं आपके, तब तो आप अमेंडमेंट काफ़ी आसानी से कर लेंगे और ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो ये बेटर होगा आपके लिए कि आप एक फ्रेश एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कर लें। तो अमेंडमेंट इन एनी फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट इज पॉसिबल ओनली इफ रिक्वायरमेंट फ्यू चेंजेस। तो फ्यू चेंजेस है तो पॉसिबल है, अगर फ्यू चेंजेस नहीं है तो पॉसिबल नहीं है। और अमेंडमेंट सिर्फ पोर्शन को हटाता है ऑफ द एग्रीमेंट। किसी एग्रीमेंट का कोई पोर्शन आप हटाना चाहते हैं, किसी एग्रीमेंट का कोई पोर्शन हटाना चाहते हैं, कोई लाइन हटाना चाहते हैं, कोई क्लॉज हटाना चाहते हैं, तो आप अमेंडमेंट के थ्रू हटा सकते हैं। और अमेंडमेंट एग्रीमेंट और ओरिजिनल एग्रीमेंट दोनों को आप एक साथ रखेंगे ताकि ये कोई पढ़ के समझ सके, आप किसी को अलग अलग नहीं देंगे। अब जब हद से ज़्यादा अमेंडमेंट होता है तो ये बेटर होता है कि आप फ्रेश डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर लें ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए देखते हैं आप अमेंडमेंट एग्रीमेंट का नाम कैसे लिखेंगे। तो आप ऐसे लिख सकते हैं अमेंडमेंट एंड रीस्टेटेड एग्रीमेंट ऑफ सेल या लीज, ऐसे करके लिख सकते हैं। रिवीजन एंड रीस्टेटेड एग्रीमेंट ऑफ सेल या लीज करके लिख सकते हैं। रिवाइज्ड और रीस्टेटेड जॉइंट एग्रीमेंट ऑफ सेल एंड लीज या जॉइंट वेंचर, ऐसे करके लिख सकते हैं।
लेकिन जो नाम होगा ना अमेंडमेंट एग्रीमेंट का या फ्रेश एग्रीमेंट का, वो नाम आपको पहले वाला एग्रीमेंट देख के ही रखना पड़ेगा। अगर आप कुछ भी नाम रख देंगे तो नहीं चलेगा। जो पहले एग्रीमेंट का, जो ओरिजिनल एग्रीमेंट का नाम है, उसी के हिसाब से अमेंडमेंट और फ्रेश एग्रीमेंट का नाम रहेगा। म्यूचुअल कंसेंट, अब कई बार प्रोसेस डिफाइंड होता है कि कैसे अमेंडमेंट होगा। तो म्यूचुअल कंसेंट से होता है। अगर आपके एग्रीमेंट में लिखा है कि अमेंडमेंट म्यूचुअल कंसेंट से होगा दोनों पार्टियों के बीच में, तो म्यूचुअल कंसेंट से ही अमेंडमेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर आपको फ्रेश एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। नो रिक्वायरमेंट ऑफ म्यूचुअल कंसेंट। अब हम कुछ एग्जांपल देखेंगे जहां एग्रीमेंट को अमेंड करने के लिए कंसेंट पार्टी की जरूरत नहीं होती। एक पार्टी चाहे तो एग्रीमेंट को जैसे चाहे वैसे अमेंड करती है। जैसे एग्जांपल बैंक का मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन आपने देखा होगा, वो चेंज होते रहता है। अगर आपको फर्क पड़ता है तो आप अपने अकाउंट को बंद करवा दीजिए, लेकिन बैंक चेंज करते रहता है। सिमिलरली वेबसाइट प्राइवेसी पॉलिसी एंड कुकीज ऑफन चेंज। वेबसाइट के प्राइवेसी पॉलिसी और कुकीज भी काफ़ी बदलते रहते हैं। आप उसको रोक भी नहीं सकते हैं। अगर आपको नहीं एक्सेप्ट है तो आप वेबसाइट को मत चलाइए। तो इन दोनों एग्जांपल में हमने देखा है कैसे सर्विस प्रोवाइडर एग्रीमेंट को यूनिलेटरली चेंज करते रहते हैं अपने नीड के अनुसार, और यूजर ऑब्जेक्ट भी नहीं करते हैं ऐसे अमेंडमेंट को, वो सर्विस को यूज करते रहते हैं। तो जब आप सर्विस को यूज करते रहेंगे तो ऐसा माना जाता है कि वो डीम्ड सर्विस है, आपने कंसेंट दे दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी बैंक का कस्टमर हैं और उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म एंड कंडीशन से आप सहमत नहीं हैं, फिर भी आप उसका सर्विस लेते हैं उस बैंक का, तो इसका मतलब ये है कि आपने कंसेंट दे दिया है। सिमिलरली वेबसाइट के भी केस में है, अगर आप वेबसाइट चला रहे हैं, उसके प्राइवेसी पॉलिसी या कुकी से सहमत नहीं है और आप वेबसाइट चला रहे हैं, तो ये माना जाता है कि आपने कंसेंट दे दिया है। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे ड्राफ्ट करेंगे किसी एग्रीमेंट में। नो वेरिएशन ऑफ दिस एग्रीमेंट इज डीम्ड टू बी इफेक्टिव अनलेस इट इज मेड इन राइटिंग एंड साइंड बाय ऑल द पार्टीज ऑफ टू द एग्रीमेंट। सेकंड पढ़ता हूँ। दिस एग्रीमेंट कैन ओनली बी अमेंडेड बाय 2/3 ऑफ द पार्टीज एग्री टू अमेंड द एग्रीमेंट एंड शैल बी इन रिटन। तो इस प्रकार से आप किसी भी एग्रीमेंट को अमेंड कर सकते हैं। चलिए किसी एग्रीमेंट में मैं देखता हूँ अमेंडमेंट क्लॉज है क्या। इसमें तो नहीं लग रहा है कि इसमें है, इसमें देखता हूँ। हाँ ये देखिए, अमेंडमेंट क्लॉज को मॉडिफिकेशन क्लॉज भी कहा जाता है। देखिए, नो अमेंडमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ दिस एग्रीमेंट शैल बी वैलिड और बाइंडिंग अनलेस द सेम शैल बी मेड इन राइटिंग एंड साइंड ऑन बिहाफ ऑफ ईच पार्टी बाय देयर रेस्पेक्टिव प्रॉपर ऑफिसर ड्यूली ऑथराइज्ड टू डू सो। तो आप देख रहे हैं यहाँ मॉडिफिकेशन एग्रीमेंट है। तो अब बायोलर प्लेट क्लॉज समाप्त हो गया। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज करें, और जो भी मैं क्लॉज दे रहा हूँ आपको इस वीडियो के साथ, उस क्लॉज को पढ़ें। और मैंने एडिशनल क्लॉजेस भी अटैच किए हैं, 5-6 क्लॉजेस, सारे टॉपिक के, सारे चैप्टर के मैंने अटैच किए हैं। जैसे कि आपको अमेंडमेंट के 5-6 क्लॉज मिल जाएंगे नोट्स में, जो मैंने PDF फाइल अटैच करा है। इसके भी 5-6 क्लॉज मिल जाएंगे, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। एक वीडियो देखें, फिर क्लॉज 5-6 पढ़ें, तब आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जाएगा कैसे कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करते हैं।